Hello everyone, we are team from Monica's Nursing Academy. So today we're gonna start with the leftover topic of Nipah virus. So today we will discuss about the disease in humans. So the incubation period of Nipah virus is 4 to 18 days. In some cases जो इसके symptoms हैं वो mild हो सकते हैं और unapparent हो सकते हैं, मतलब you cannot see from outside that what the symptoms are coming inside the person. लेकिन कुछ केसेस में ये सिम्टोमेटिक हो सकता है जिसके आप सिम्टम्स देख के बता सकते हैं कि देर इज सम काइंड ऑफ जो वायरल अटैक हुआ है वो पर्सन के अंदर हुआ है, क्योंकि उसमें कुछ सिम्टम्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगे। और उसमें क्या होती है, ऑनसेट होता है इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स का, और क्या आएगा साथ में, हाई फीवर हो सकता है और मसल पेन पर्सन को फील हो सकता है। और ये जो डिजीज़ है इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि इट लीड्स टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं, एनसेफेलाइटिस। सो एनसेफेलाइटिस इज द वेरी कॉमन जो हमें इसकी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है इफ द पर्सन इज हैविंग अ नीपा वायरस। और ये एनसेफेलाइटिस जो है इन ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों में देखने को मिल सकता है। इन द अदर सिम्टम्स जो इसके साथ एकमोडेट करते हैं इज द ड्राउजीनेस, डिसोरिएंटेशन, कन्वर्जेंस एंड द कोमा। और इसका जो निपा वायरस का जो फेटेलिटी रेट है, जिसे हम कहेंगे मोर्टालिटी रेट, इट इज़ 50%। सो दिस इज हाईली फेटल, हाईली डेंजरस। Now next is the diseases in animals. So this is highly contagious and it can be asymptomatic also. अगर किसी एनिमल को इसमें सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसे एक्यूट फीवर होगा दैट इज मोर देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सिवियर रेस्पिरेटरी डिजीजेस इसमें देखने को मिलते हैं। और इसमें करेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे विद द हार्श एंड द बार्किंग बॉय, जो वॉइस रहती है एनिमल्स की वो हार्श हो जाएगी एंड अ काइंड ऑफ बार्किंग जो वॉइस होगी वो आएगी एनिमल से। नाउ नेक्स्ट इज द न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, लाइक द एनिमल इज रिएक्टिंग इन अ स्टेट ऑफ कन्वर्जन टाइप्स एंड द एनिमल्स आर हैविंग अ लो मोर्टालिटी रेट। नाउ नेक्स्ट इज डिजीज इन एनिमल्स में अगर हम डॉग्स की बात करते हैं तो डिस्टेम्पर लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ना व्हाट इज दिस डिस्टेम्पर लाइक सिम्टम, लाइक हम देख सकते हैं कि जो डॉग की आइज होगी उसमें पस डिस्चार्ज हमें देखने को मिलेगा, एंड जो डॉग होगा वो थोड़ा सा लेथार्जिक, और उसकी जो एपेटाइट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, वो खाना पीना जो होगा वो बंद कर देगा। और इसमें क्या होगा, आइज से जो होगा कॉन्टिन्यूसली पस डिस्चार्ज होता रहेगा, उसे कहते हैं हम डिस्टेम्पर लाइक सिम्टम्स और साइन। नेक्स्ट इज फीवर आएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, ऑक्यूलर एंड नेजल डिस्चार्ज जैसे कि हमने कहा है। नेक्स्ट इज कैट में हमें फीवर देखने को मिल सकता है एंड डिप्रेशन मीन्स लैक ऑफ एक्टिविटी इन कैट, वो तो आपको थोड़ी लिथार्जी से फील होगी। नाउ नेक्स्ट इज सिवियर रेस्पिरेटरी साइन भी देखने को मिल सकते हैं कैट को, लाइक उसमें भी जो रेस्पिरेटरी रेट होगा उसका, उसमें भी थोड़ा स्लो डाउन वो हो जाएगा, और जो उसकी रेस्पिरेशन है उसमें भी थोड़ी उसे दिक्कत आएगी रिस्पायर करने में। नेक्स्ट हॉर्सेज में हमें जो इसकी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है इट इज़ एन्सेफेलाइटिस। नाउ नेक्स्ट इज अगर हम इसके पैथोजेनेसिस देखते हैं तो क्या होगा, मेनी जो वायरसेस होती हैं वो मेनली क्या होती है, एक ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स होती हैं, है ना। तो ये जो ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स हैं इसका मतलब जो वायरस है वो विल गो इनसाइड द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द पर्सन, तो उसे हम क्या कहते हैं, वायरेनिया। सो व्हाट इज वायरेनिया, व्हेन वायरस इज इनसाइड द ब्लड। तो जब एक बार वायरस ब्लड में चला जाता है उसके बाद क्या होता है, तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, एक ह्यूमन की बॉडी हो चाहे एनिमल की बॉडी हो, उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बाहर से आया हुआ उस पैथोजन को क्या कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है। और जैसे ही वो पैथोजन को रिकॉग्नाइज करेगा, हमारे जो बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हम बी सेल्स बोल सकते हैं, जो बी सेल्स हैं हमारी बॉडी के, जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, दे स्टार्ट्स टू मेकिंग एंटीबॉडीज। और जब जब एंटीबॉडीज बनेंगी वो किसके खिलाफ बनेंगी, बाहर से आने वाले पैथोजन के लिए अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट बनेगी। तो यहाँ क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज तो बन गई हैं, जहाँ पे ब्लड घूम रहा है साथ में एंटीबॉडीज भी बन गई हैं, लेकिन हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, अब ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती हैं उसके ऊपर भी कुछ एंटीजन लोकेटेड होते हैं, और जो हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई अगेंस्ट दिस नीपा वायरस, ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये किसके साथ जाके चिपक जाती हैं, नीपा वायरस के इंस्टेड ये हमारी जो ब्लड वेसल की वॉल्स होती हैं उसके एंटीजन के साथ जाके चिपक जाती हैं। क्यों, क्योंकि जो एंटीजन ब्लड वेसल का है और एक जो एंटीजन जो वायरस रिप्रेजेंट कर रही है, ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं, इसलिए हमारी जो एंटीबॉडीज है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती हैं कि किसको डिस्ट्रॉय करना है। एंड एज अ रिजल्ट हमारी एंटीबॉडी जब एक बार अटैच हो जाती है विद द एंटीजन और ब्लड वेसल, वो ब्लड वेसल को ही क्या करना शुरू कर देती है, करोड करना शुरू कर देती है। एंड एज अ रिजल्ट पर्सन को क्या फील होता है, वैस्कुलाइटिस इज वन काइंड ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल, जो किसकी वजह से हो जाती है, बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ सेल्फ एंटीबॉडीज ऑफ
द ह्यूमंस, और उसके कारण हमें क्या दिखाई देगा, एंडोथीलियल इन्फेक्शन भी हमें पर्सन में शो होगा। एंड वंस देर इज़ अ वैस्कुलाइटिस, तो उससे क्या होगा, लीकेज होना शुरू हो जाती है ब्लड की आउट ऑफ द वेसल्स, एंड एज अ रिजल्ट जो प्रॉपर सप्लाई होगी किसी भी ऑर्गन के लिए वो क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। तो हमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है, या फिर थ्रोम्बोसिस भी फॉर्म हो सकता है, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड सप्लाई प्योर नहीं रहेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी नहीं जा पाएगी, इट लीड्स टू द एस्चीमिया एंड इन्फेक्शन। फिर क्या होगा, हमें पता है जो ब्लड है इट टेक्स द ऑक्सीजन विद इट सेल्फ, है ना, जो उसमें Hb होता है इट बाइंड्स विद द 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर एक बार ब्लड सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, तो आगे ऑर्गन्स को मिलने वाला जो ब्लड है वो उतना अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं मिल पाएगा जितना उनको मिलना चाहिए। एज अ रिजल्ट वहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा, एस्चीमिया होना शुरू हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट इन्फेक्शन विल टेक प्लेस, और धीरे धीरे वहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, एंड द टिश्यू बिकम डेड। सो दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। और दूसरा क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा वास्कुलर स्प्रेड हमें देखने को मिल सकता है वायरस का, जिसके कारण क्या हो जाएगा, पैरेन्काइमल इंजरी हो सकती है, या फिर सेलुलर इंजरी जो है वो फॉर्म हो सकती है इनसाइड द बॉडी। और नेक्स्ट इसकी डायग्नोज के लिए हम क्या कर सकते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, RT-PCR कर सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दैट इज RT-PCR, एलाइजा कर सकते हैं, वायरस के आइसोलेशन कर सकते हैं टू फाइंड आउट, एंड देन इज टू न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, ये एक तरीके का ट्यूब टेस्ट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन करवा के क्या करते हैं कि जो एंटीजन के सरफेस, जो वायरस है उसके सरफेस पे जो एंटीजन है और जो रिसेप्टर है दैट कैन बाइंड टू द होस्ट सरफेस, हम उसको ही ब्लॉक करवा देते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडी। जो हमने एंटीबॉडी इसमें इंट्रोड्यूस की है उसके कारण हम क्या करेंगे, वायरस के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि दे कैन नॉट एबल टू अटैच विद द होस्ट रिसेप्टर, उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। नेक्स्ट इज द इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, भी हम कुछ टेस्ट करवा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द प्रिवेंटिव मेजर्स। अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स देखें तो उसमें हमें पता है कि सबसे पहले हमें हैंड हाइजीन रखनी है। नेक्स्ट इज इंजेक्शन सेफ्टी करनी है, ऐसा नहीं है एक पर्सन का लगाया हुआ इंजेक्शन ही हम दूसरे पर्सन के लिए सेम निडल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हमेशा स्ट्राइल ही निडल लगानी है और हमेशा न्यू निडल का इस्तेमाल करना है। फेशियल प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लव्स एंड गाउन वेयरिंग, एंड द रेस्पिरेटरी हाइजीन, लाइक जब भी हमें कुछ कफ आता है, स्नीज आता है, वी हैव टू क्लोज आवर माउथ विद either the clothes we are wearing or some kind of handkerchief, and another is the environmental cleaning is also very very important. अब हम इसे और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय डूइंग डिजीज सर्विलेंस। हम देख सकते हैं कौन से एरिया है जो मोस्ट अफेक्टेड है, वहाँ के केसेस कैसे आ रहे हैं, एंड हाउ मच पॉपुलेशन इज देयर जो कि उससे सफ़र कर रही है। जब हमारे पास सारा डाटा होगा तो वी कैन ईजिली मेक आउट अ प्लान कि किस तरीके से जो वहाँ पे डिजीज़ जो स्प्रेड हुए उसे रोकना है, उसे कहेंगे डिजीज सर्विलेंस। मतलब ऑल ओवर डाटा लेना, उसकी एनालिसिस करना और फिर किसी एक रिजल्ट पे पहुँचना, और कुछ इंपॉर्टेंट प्लान्स बनाना कि हाउ समथिंग कैन बी डन इन दैट पर्टिकुलर एरिया, जिससे हम वहाँ पे जो डिजीज़ है उसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अवॉइड इनटेक ऑफ फ्रूट्स बीटन बाय एन एनिमल। जैसे हमें पता है कि जो निपा वायरस है वो बेसिकली कैसे होता है कि जो हमारे पास फ्रूट बैट होते हैं जिसे हम फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, वो क्या करते हैं अपने सलाइवा से, जिनके अंदर वायरस होता है सलाइवा में, वो कहाँ पे इजेक्ट आउट कर देते हैं ड्यूरिंग बाइट ऑफ अ फ्रूट। तो जैसे वो किसी फ्रूट की बाइट लेते हैं तो उनका जो सलाइवा है वो उस फ्रूट के अंदर लग जाता है, और वही फ्रूट जो है इफ़ गेट कंज्यूम्ड बाय एनी एनिमल और एनी ह्यूमन डायरेक्टली, तो वो वायरस क्या है उस पर्सन के अंदर या एनिमल के अंदर डायरेक्टली चला जाता है। एंड लास्ट इज द प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द specimen should be done. So this was all about Nipah virus. Kindly like and subscribe our channel, and thank you so much.